हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप आईएएस में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो पंजाब पीसीएस के पिछले सालों के पीवाईक्यूज रहने वाले हैं, जो कि 2014 से लेकर 2021 तक हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम ज्योग्राफी के पिछले उन सभी सालों के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा जो सेशन रहेगा वो 3 मेन एजेंडों पे आधारित रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहला होगा कि हम जो मेंस के आंसर है उसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, क्या उसका मतलब है, यानी कि डायरेक्टिव को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोप की, क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड ऑन की जानी चाहिए जहां पे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। और इसके बाद एक और जो रहेगा हमारा, दैट इज द लास्ट पॉइंट, जो कि थिंग्स टू अवॉइड, किन किन गलतियों से हमने बचना है या किन चीजों से हमें उन क्वेश्चंस में लिखने से बचना है, या क्या गलतियां हैं जो हम कर सकते हैं उनको हमने अवॉइड करना है। तो इन्हीं 3 मेन एजेंडों पे आधारित ये हमारा सेशन रहेगा, जिसमें सबसे पहले डायरेक्टिव, स्कोप, क्या क्या चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, और लास्ट में रहेगा थिंग्स टू अवॉइड। तो आओ अब चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 2014 से 21 तक आपको ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो पहला सवाल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज 2021 का यहाँ पे। और ये सवाल रहेगा हमारा, दिस इज हाईलाइट द माउंट हाई, क्वेश्चन नंबर 1, हाई माउंटेन एरियाज आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। तो मतलब एक स्टेटमेंट दी है हमें, वही बोल रहा है कि जितने भी हाई माउंटेन एरियाज हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन है। सुजेस्ट अ सुटेबल स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट सच नेचुरल डिजास्टर फेनोमेना। अब यहां पे वो उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो सुजेस्ट की भी बात कर रहा है, साथ में वो मिटिगेट की भी बात कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको यहां पे पता होना चाहिए। एक तो सुजेशन, साथ में मिटिगेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जहां से अब हमें अपने इस क्वेश्चन को डिराइव करना है। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे यहां पे कि क्या यहां पे कीवर्ड है। तो कीवर्ड में सबसे पहले अगर हमें पता होना चाहिए, दैट एक्सप्लेनिंग द कीवर्ड में सुजेस्ट अ सुटेबल स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट। तो ये कीवर्ड है कि यानी कि सुजेशन प्लस साथ में मिटिगेशन। अब इसका सिंपल मतलब है कि आपको प्रोएक्टिव और प्रैक्टिकल अप्रोच यहां पे रखनी पड़ेगी अपने आंसर के अंदर। साथ में अगर हम यहां पे बात करेंगे, यहां पे जो मेन चीज है आपको कि यहां पर आपको थोड़ा सा और ज्यादा आगे सोचना पड़ेगा। रेदर देन डिस्क्राइबिंग व्हाई लैंडस्लाइड हैपन, इंस्टेड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एक्शनेबल सॉल्यूशंस आपको यहां बताने पड़ेंगे। जहां पे मिटिगेट का मतलब है टू लेसन द सिवियरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, देयरफॉर योर आंसर मस्ट आउटलाइन concrete prevention, reduction, management strategies rather than just post disaster relief efforts। तो इन शॉर्ट अगर हम वैसे भी बात करें तो मिटिगेट का मतलब होता है कि जहां पे भी जो चीज अकर हो चुकी है तो उसको हम किस तरह से, उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, मतलब उसका जो इंपैक्ट है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर अगर मैं कहूं कि उसकी सिवियरिटी को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको यहां पे देखनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब स्कोप की अगर हम बात करें, क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी। अब मैं जब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की यहां पे बात करूंगा तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का आपका मतलब होगा कि आप इसमें होलिस्टिकली चीजें करेंगे, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, साथ में सोसाइटल एस्पेक्ट भी आपको यहां पे एड ऑन करना पड़ेगा। तो वही सब चीजें हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे। द स्ट्रेटेजी मस्ट एनकम्पास engineering, structural, non-structural, policy planning, socio-economic, communities-based measures. A good answer integrate all 3 for a holistic solution, जिसमें कि हम specific examples of engineering solution की बात करेंगे, जिसमें by engineering methods हैं, vegetation cover, retaining walls, proper drainage system की बात होगी। Then policy and planning में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमारा land use zoning regulations की बात होगी, early warning system की बात होगी, building code specified to hill terrain। देन कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है लोकल अवेयरनेस की, डिजास्टर एजुकेशन की, या रोल ऑफ जो लोकल गवर्नमेंट पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं इस इंप्लीमेंटेशन के लिए, किन चीजों से यहां पे हमें बचना है। समटाइम्स इस तरह के सवालों में जनरली एक कॉमन ट्रेंड देखा जाता है कि हम जनरली पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स पे ही फोकस करते हैं, तो आपने उस पे फोकस
भी करना है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा सोलली उसी पे करना है कि आपका ओनली फोकस सिर्फ पोस्ट डिजास्टर रिस्पांस पे ही रहे। तो आपने ये चीज भी देखना है। जनरलाइज्ड और वेग सजेशन से आपने बचना है, जैसे कि इस तरह के फ्रेजेस को लिखने से बचना है। अवॉइड ओवरलाइट जनरल फ्रेजेस लाइक बेटर प्लानिंग और यूज टेक्नोलॉजी। इंस्टेड आपने स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का आपने बताना है, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेशन, रेडार इंक्लोमीटर्स, प्लानिंग मेथड्स की आप बात करेंगे, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग की बात होगी। आपने ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं है, उसका रिलेशन भी है विद ह्यूमन, तो आप इस चीज को भी एड ऑन करेंगे। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज फेल विदाउट कम्युनिटी बाय इन अवेयरनेस, तो आप कम्युनिटी को भी वहां पे इन्वॉल्वमेंट रखनी है, तो ह्यूमन एलिमेंट आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वन डायमेंशनल आंसर्स नहीं लिखने हैं। डोंट फोकस ओनली ऑन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और ओनली ऑन पॉलिसी। बैलेंस्ड अप्रोच आपको लिखनी पड़ेगी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्लस आपको पॉलिसी प्लानिंग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इट मींस योर आंसर शुड बी बैलेंस्ड। और लैक ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है कि द आंसर शुड बी वेल ऑर्गेनाइज, परहैप्स अंडर क्लियर हेडिंग्स लाइक, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कौन से स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, कौन से नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, क्लियर कट हेडिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क रहेगा। तो आओ चलते अब हम आगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इसका क्या आंसर रहने वाला है, तो ये रहेगा कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि लैंडस्लाइड है क्या चीज, क्योंकि जैसे पूछा भी गया था स्टार्टिंग के अंदर कि किस तरह से जो हाई माउंटेनियस जो आपके रीजन्स हैं, जहां पे ये पूछा गया हाई माउंटेन एरियाज आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, तो उसी के एस्पेक्ट में आपने यहां पे पूरा इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें आप लिखेंगे कि लैंडस्लाइड्स जो हैं बेसिकली एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और खास करके जो लाइफ है आपके माउंटेनियस रीजन के अंदर। इसलिए हमें इफेक्टिव मिटिगेशन नेसेसिटेट्स अ शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव पोस्ट डिजास्टर रिस्पांस, एक प्रोएक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो कि फोकस करेगा रिस्क रिडक्शन पे, रिसिलियंस बिल्डिंग पे, और इसको हम 3 मेन पिलर्स के अंदर हम यहां पे डिफाइन करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चरल में इंजीनियरिंग, नॉन स्ट्रक्चरल में पॉलिसी एंड प्लानिंग और कम्युनिटी बेस्ड मेजर्स। अब वो कौन कौन से रहने वाले हैं, अब वो हम यहां पे देखेंगे। जब हम स्ट्रक्चरल और इंजीनियरिंग मेजर्स की बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले बात आएगी स्लोप स्टेबलाइजेशन की। हमने स्लोप को स्टेबल कैसे करना है, अब कैसे करेंगे, इसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करेंगे, जैसे कि रिटेनिंग वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, साथ में इंस्टॉलिंग रॉक बोल्ट्स या फिर नेटिंग्स टू सिक्योर लूज रॉक फेसेस। जैसे आपने कभी ट्रेवल भी किया हो हिमाचल वाली साइड, तो कुछ रीजन्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पे पहाड़ों की कटिंग हुई और वहां पे नेट्स लगाए गए हैं, ताकि वो जो पत्थर हैं पहाड़ से ना गिरे, वो जो नेट हैं वो उनको एक तरीके से उनको प्रिवेंट कर सके नीचे गिरने से। तो वही सब चीजें हम यहां पे बात कर रहे हैं, उसी नेटिंग की यहां पे बात हो रही है। उसके बाद इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम की बात होगी। अब इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए हमें प्रॉपर ड्रेनेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंडस्लाइड्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा तो पानी क्या होगा, परकोलेट करता जाएगा, और जब परकोलेट करेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो एक्सीड कर जाएगी, और उसके बाद वाटर खुद ही एक लुब्रिकेशन का काम करेगा और मिट्टी को बहा के ले जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इफेक्टिव ड्रेनेज होगा तो हम यहां पे इसको लैंडस्लाइड से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा भी है प्रॉपर ड्रेनेज इज क्रिटिकल एज वाटर सैचुरेशन इज प्राइमरी ट्रिगर फॉर लैंडस्लाइड्स। स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग सरफेस ड्रेन, सब सरफेस पाइप ड्रेन्स और कैचमेंट पिट्स टू डाइवर्ट वाटर अवे फ्रॉम वल्नरेबल स्लोप्स। उसके बाद हम बायो इंजीनियरिंग की बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे वेजिटेशन कवर को यूटिलाइज करने की, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक अप्रोच है, जिसमें डीप रूटिंग प्लांट्स को हम करेंगे, क्योंकि प्लांट की रूट्स जो हैं वो एक बाइंडिंग एक्शन का काम करती हैं सॉइल को, जिसके अंदर डीप रूटिंग प्लांट्स में जिसमें आपके स्पेसिफिक ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज आ जाएंगे जो बाइंड करेंगे सॉइल को, इरोजन को रिडक्शन में हेल्प करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एक्सेस मॉइस्चर को, और इसके साथ वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्लोप की स्टेबिलिटी को। तो ये सब मेजर्स हैं आपके स्ट्रक्चरल और इंजीनियरिंग मेजर्स पे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में, जिसमें हम पॉलिसी और प्लानिंग की बात करेंगे, इसमें हैजार्ड जोनेशन मैपिंग की बात होगी। आप प्रॉपर एरिया का कौन कौन से एरियाज वल्नरेबल हैं वहां पे उनकी आप प्रॉपर मैपिंग करेंगे। तो ये सब चीजें आपको यहां पे देखनी पड़ेंगी, जिसके अंदर आइडेंटिफाई, मैपिंग हाई रिस्क जोन्स इज फंडामेंटल। दिस डेटा इज यूज्ड टू डेवलप स्ट्रिक्ट लैंड यूज रेगुलेशन, प्रोहिबिट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एग्जांपल आपके हॉस्पिटल, स्कूल्स इन हाईली वल्नरेबल एरियाज में अगर इस तरह की कोई चीजें आ रही हैं जहां पे हाई रिस्क बिल्डिंग्स है, जहां पे बहुत ज्यादा आपके कम्युनिटी इन्वॉल्व है, तो हम उस तरह से वहां पे उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज में इस तरह की बिल्डिंग्स को कम डेवलप करेंगे, ताकि हमारा डैमेज जो है लीस्ट या फिर
मिनिमाइज हो सके। तो ये सब चीजें, तो हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, और रिसेंटली आप देखते भी है टाइम टू टाइम जो है बीआईएस डिफरेंट डिफरेंट आपको मैपिंग्स या डिफरेंट डिफरेंट जोनेशंस बताता रहता है हैजार्ड की, कौन सा एरिया कौन से स्पेसिफिक डिजास्टर के लिए प्रोन है। उसके बाद है अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करेंगे, जो कि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें आप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, जिसमें इनक्लोमीटर्स है, रेन गॉजेस है, सिस्मिक सेंसर्स हैं, ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं इमिनेंट स्लो फेलियर को। इसके साथ आप देखते हैं कि यहाँ पे एसएमएस इंफॉर्मेशन या लोकल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, जिसमें एसएमएस सायरन्स हैं फॉर टाइमली इवैक्यूएशन के लिए, जैसे आप देखते भी कई बार कि पहले वो इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके पास एसएमएस के थ्रू, एनडीएमए के थ्रू, कि आपके इस एरिया में बारिश होने वाली है या तूफान चलने वाला है, तो उस तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद है रिग्रेस बिल्डिंग कोड्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे प्रॉपरली बिल्डिंग्स के कोड्स होते हैं, जो बीएस देता है कि कौन से फ्लोर पे क्या चीज होनी चाहिए, खास करके जो भी आपके हैजार्ड प्रोन एरियाज के अंदर कोई भी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वो सब चीजें हमें प्रॉपरली फिल करने पड़ेंगे, या जो भी ये जो कोड्स हैं इनकी प्रॉपर एप्लीकेशन हो, तो ये सब चीजें हमें इंश्योर करनी पड़ेंगे। इसलिए हमें रिग्रेस बिल्डिंग कोड्स बनाने पड़ेंगे, एनफोर्सिंग स्पेसिफिक बिल्डिंग कोड्स फॉर माउंटेनियस रीजन्स दैट मैंडेट लैंडस्लाइड रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड फाउंडेशंस। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी बेस्ड सोशो इकोनॉमिक मेजर्स में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जिसमें हम पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन की बात करेंगे, जिसमें हम कंडक्ट करेंगे रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन्स, मॉक ड्रिल्स को, ताकि हम रेजिडेंट को एजुकेट कर सकें अबाउट लैंडस्लाइड साइंस में, जिसमें क्रैकिंग ग्राउंड है या टिल्टिंग पोल्स हैं, स्प्रिंग्स अपीयरिंग वेयर नन एग्जिस्टेड बिफोर, जहां पहले नहीं थे, और इवैक्यूएशन रूट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। देन लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग में अगर हम बात करेंगे, जिसमें हम लोकेलिटी में जिसमें पंचायत हैं आपकी, उनको हम ट्रेन करेंगे, उनकी मॉक ड्रिल्स की बात होगी यहाँ पे। ट्रेनिंग लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, एग्जांपल ग्राम पंचायत मेंबर्स एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, इंश्योरिंग रैपिड एक्शन व्हेन लैंडस्लाइड अकर्स, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्डर वहां की लोकेलिटी ही होती है, इसलिए लोकेलिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सब चीजें, और अगर हम लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मिटिगेटिंग लैंडस्लाइड्स इन हाई माउंटेन एरियाज रिक्वायर एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज, और इन्हीं सब को जब हम कंबाइन करेंगे विद रोबस्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, प्रोएक्टिव लैंड यूज प्लानिंग और एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, द फ्रीक्वेंसी और जो इंपैक्ट है इन नेचुरल डिजास्टर्स का सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है आपके हाई माउंटेन एरियाज के अंदर। तो आई होप यहां तक आपको चीजें पता चल गई होंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और क्या चीजें इसके अंदर हमें लिखनी है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन ग्लोबल स्केल। अब यहां पे वो बोल रहा है कि आपने एक कंपैरेटिव अकाउंट, या फिर अगर मैं कहूं कंपैरिजन बताना है किस किस के बीच, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ग्लोबल लेवल पे। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो डायरेक्टिव की अगर मैं बात करूंगा कीवर्ड की, कंपैरेटिव। तो जब भी आप कंपेयर में बात करेंगे तो आप प्रॉपर दोनों चीजों को एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में, और एक टेबुलर फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। उससे कंपैरिजन करना एक इजी और एक तरीके से एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल वे में आपका आंसर बन जाता है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है हमेशा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम कीवर्ड की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंपैरेटिव अकाउंट की बात की है, तो दिस डिमांड्स मोर देन अ मेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच साइक्लोन। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इसको सीधा पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, आपने डिस्क्रिप्शन या आपने कोर रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रक्चर्ड साइड बाय साइड असेसमेंट, जैसा हमने बात की अभी, जहां पे हाईलाइट करेंगे सिमिलरिटीज, मोर इंपॉर्टेंटली डिफरेंसेस इन देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर, डायनामिक मूवमेंट, इंपैक्ट ऑन ग्लोबल स्केल, और you must draw clear contrast comparison to facilitate the comprehensive understanding। तो clear contrasting आपको फीचर्स भी यहां पे ऐड ऑन करने हैं ताकि एक प्रॉपर कंपैरेटिव वे में स्टडी हो सके। अब यहां पे क्या क्या चीजें इसके अंदर, जब अगर हम स्कोप की बात करेंगे, क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड ऑन करनी है, जिसमें हम ज्योग्राफिकल लोकेशन, उनके लैटिट्यूड ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, एनर्जी सोर्स की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, रिलेशनशिप क्या है अपर एटमॉस्फेरिक फ्लो में, मूवमेंट और उनके पाथ की बात होगी कि क्या इंपैक्ट उनका आपको देखने को मिलता है ऑन वेदर एंड डैमेज, क्या आपको देखने को यहां पे चीजें मिलेंगी। इसके साथ किन चीजों से आपने यहां पे बचना है कि डिस्क्राइबिंग ईच साइक्लोन इन आइसोलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एक तरीके से क्या है कि सिंपली आपने एक एक साइक्लोन को एक आइसोलेटेड वे में डिस्क्राइब कर दिया, वो सबसे बड़ी चीज है। आपको कंपैरेटिव लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, वेयर एज या इन कॉन्ट्रास्ट, इस तरह से
फोकस ओनली ऑन सिंगल रीजन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने किसी एक सिंगल रीजन पे ही आपने फोकस किया है। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात की गई है, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव का मतलब ऑल ओवर द ग्लोब या ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर है? इसके बाद इग्नोरिंग द स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक डिफरेंसेस को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। These are key to understanding the cyclones, purely descriptive characteristic like size और insufficient alone। ये तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके साइज या एक सिंपली अगर आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, खास करके डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक को ही आपने एक्सप्लेन कर दिया। मिक्सिंग अप टर्मिनोलॉजी, जनरली बच्चे क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं साइक्लोन को, ट्रॉपिकल और टेम्परेट को, तो वो नहीं, दोनों में डिफरेंस है। Ensure you use the correct terms, example hurricane, typhoon, willy willy for tropical, extra tropical, wave cyclone, western disturbances for टेम्परेट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। लैक ऑफ कंक्लूसिव जजमेंट, अब लास्ट में द आंसर शुड बी कंक्लूड बाय समराइजिंग द कोर डिफरेंसेस एंड ओवरऑल उसका क्या क्लाइमेटिक रोल है, किस तरह से वो चीजों को इंपैक्ट करता है। तो ये चीजें आप यहां पे ध्यान में रखेंगे, तो इन चीजों का आपने क्लियर कट ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन दो बोथ लो प्रेशर सिस्टम विद रोटेटिंग एयर are fundamentally different atmospheric phenomena that play distinct role in global redistribution of heat and moisture। तो इस तरह से आप यहां पे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दोनों ही चीजों को आप एक्सप्लेन कर देंगे जस्ट इन सिंगल लाइन। और अब यहां पे जब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से आपने टेबुलर फॉर्म में चीजों को लिखना है, जिसमें आप फीचर्स की हम बात करेंगे, देन ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन की हम यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिन एंड लैटिट्यूड की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली फॉर्म्स ओवर दी वार्म ओशन वाटर्स, और टेम्परेचर जो है आपका आप यहां पे बता देंगे 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और लैटिट्यूड 10 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब यहां पे टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्स ओवर मिड लैटिट्यूड 35 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, वेयरएज वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस कन्वर्ज। और जब भी एक चीज याद रखना, जब वार्म और कोल्ड एयर मासेस कन्वर्ज करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं फ्रंटोजेनेसिस। एक चीज याद रखना, जब हम यहां पे बात करेंगे एयर मासेस की, एयर मासेस का सिंपल ये मतलब है कि टेम्परेट रीजन के अंदर जब कोई हवा बह रही है तो काफी एक रीजन के अंदर जब हवा वहां पे स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहती है, उस एरिया की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेगी, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, एयर मासेस बोल देंगे। और जब दो डिफरेंट एयर मासेस मिलेंगे तो उसी की वजह से फ्रंट बनेंगे, उसी को हमने फ्रंटोजेनेसिस बोल दिया। इसके बाद एनर्जी सोर्स की बात होगी। प्राइमरली डिराइव एनर्जी फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज्ड फ्रॉम वार्म एंड मॉइस्ट एयर। और ये अगर एनर्जी सोर्स की बात करेंगे तो ये एनर्जी डिराइव करेगा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कन्वर्जिंग एयर मासेस। देन कोर टेम्परेचर की बात करेंगे ट्रॉपिकल के अंदर, तो वार्म कोर, सेंटर इज वार्मर देन दी सराउंडिंग्स, जबकि आपके टेम्परेट में कोल्ड कोर, सेंटर इज कोल्डर देन दी सराउंडिंग्स। अब स्ट्रक्चर की अगर हम यहां बात करेंगे तो स्ट्रक्चर जनरली सिमेट्रिकल, सर्कुलर या इलिप्टिकल शेप होगी विद क्लियर काम आई एट द सेंटर, और आपको आई देखने को मिलेगी जो कि एक काम रीजन कहा जाता है। उसके बाद अगर हम टेम्परेट की बात करें, असिमेट्रिकल ऑफन वी और कॉमा शेप्ड होगी विद डिस्टिंक्ट वार्म और कोल्ड फ्रंट देखने को मिलेंगे। साइज एंड ड्यूरेशन की बात करेंगे, स्मॉलर इन डायमीटर, अब अप्रोक्सीमेटली 100 to 500 किलोमीटर, टिपिकली लास्ट लेस देन अ वीक। अब यहां पे अगर हम बात करें टेम्परेट की, तो डायमीटर उनका लार्जर, लगभग 300 से 2000 किलोमीटर तक, और कैन परसिस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स। इसके बाद मूवमेंट की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल के अंदर ये जनरली मूव करेंगे ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड एंड देन रिकर्व पोलवर्ड। और जबकि यहां पे अगर हम बात करेंगे तो दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड जेट स्ट्रीम्स में टेम्परेट साइक्लोन्स। उसके बाद विंड स्पीड और डैमेज की बात करेंगे तो जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, एक्सट्रीमली हाई विंड स्पीड 100 to 250 प्लस किलोमीटर पर आवर, कॉजिंग सीवियर डैमेज एंड स्टॉर्म सर्जेस। जबकि टेम्परेट साइक्लोन में आपको मॉडरेट विंड स्पीड 30 to 60 किलोमीटर पर आवर, लेस डिस्ट्रक्टिव बाय विंड बट कॉजेज वाइड स्प्रेड फ्लडिंग एंड रेनफॉल। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वाइड स्प्रेड फ्लडिंग और रेनफॉल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम यहां बात करें तो फॉर्मेशन और डिसिपेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्लियरली फॉर्म्स ओनली ओवर सीज। एक चीज याद रखना, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं आपको सी के ऊपर ही फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। डिसिपेट्स रैपिडली अपॉन रीचिंग लैंड ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर सप्लाई। और जैसे ही, क्योंकि सी जो वाटर सरफेस है वो एक तरीके से एनर्जी सोर्स का काम करता है, मॉइस्चर की सप्लाई करता है, जिस वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं
वो एनर्जी कॉन्स्टेंटली लेते रहते हैं सी सरफेस वाटर से। तो अब यहां पे ये कैसे खत्म होंगे, जैसे ही वो सी सरफेस का जो कनेक्शन है वाटर का, वो कनेक्शन कट हुआ और सीधा वो लैंड के ऊपर आ गए, तो वो क्या होगा, मॉइस्चर की सप्लाई कट होगी, इस वजह से वो डिसिपेट होना शुरू हो जाएंगे। कैन ओनली फॉर्म, अब टेम्परेट साइक्लोन की बात करेंगे, कैन ओनली फॉर्म एंड इंटेंसिफाई ओवर बोथ लैंड एंड सी। तो जो आपके टेम्परेट साइक्लोन है वो लैंड और सी दोनों पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब लास्ट में अगर हम सम अप करेंगे इसको, व्हाइल बोथ टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट वेदर फेनोमेना ट्रॉपिकल साइक्लोन आर इंटेंस short lived thermal engines of destruction in coastal areas, whereas temperate cyclone are vast long lived dynamic system that derive variable weather patterns of the mid latitudes। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आपको ये मैप देखने को पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मिल जाएगा यहां पे कि क्या चीजें आपको यहां रहने वाली हैं इस चीज के एस्पेक्ट में, तो ये चीजों का यहां पे ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो आप ये देख सकते हैं जो व्हाइट है ये है पाथ यूजुअली फॉलोड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये जो इस तरह से जो लाइट ग्रीन की बात करेंगे पाथ यूजुअली फॉलोड बाय टेम्परेट साइक्लोन। तो इस तरह से आप यहां पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा बेटर वे में क्लैरिटी मिल जाएगी क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो यही सब चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे अगला क्वेश्चन कि कोविड-19 पेंडेमिक हैज लेड टू शिफ्ट इन रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन एनालाइज। अब वो चीज ये बोल रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक से आपको रीसेंट ट्रेंड क्या देखने को मिला है इंटरनेशनल लेवल पे, या क्या शिफ्ट देखने को मिला है, या फिर अगर मैं कहूं कि शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है खास करके जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर, तो उसका हमें एनालिसिस करना है, या इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो एनालाइज करना है। तो यही सब चीजें अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियरली अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंडरस्टैंड दी, क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करेंगे एक्सप्लेनिंग द कीवर्ड एनालाइज। अब एनालाइज का अगर मतलब है तो इसका डिटेल्ड हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा ऑफ द चेंजेस इन द इंटरनेशनल माइग्रेशन पैटर्न कॉज्ड बाय द पेंडेमिक। यू मस्ट ब्रेक डाउन दी की शिफ्ट इनटू द कंपोनेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात होगी, रीजंस की बात होगी, कॉन्सिक्वेंसेस की बात होगी, और एक्सप्लेन करने हैं रिलेशंस किस किस के बीच में, पेंडेमिक रिलेटेड फैक्टर जिसमें बॉर्डर क्लोजर्स, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, हेल्थ रिस्क और इसके साथ एसोसिएटेड चेंजेस की हम यहां बात करेंगे। इस एनालिसिस में द एनालिसिस शुड मूव मोर बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन टू असेस द इंप्लीकेशन ऑफ दीज शिफ्ट्स। तो आपको यहां पे हर एस्पेक्ट को कवर करना पड़ेगा रेदर देन एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अलावा। तो अब यहां पे क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं तो अब वो हम देखेंगे। स्कोप में अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल सेशन ऑफ मूवमेंट की किस तरह से स्टार्टिंग के अंदर यहां पे आपको सेशन ऑफ मूवमेंट देखने को मिला, मतलब किस तरह से मूवमेंट पे आप कम होती हुई आपको देखने को मिलेगी। रिटर्न माइग्रेशन की हम यहां बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो शिफ्ट आपको देखने को मिला है खास करके स्पेसिफिक स्किल्स में जहां पे डिजिटलाइजेशन या आईटी का जो ब्लूम हमें देखने को मिला। देन राइज ऑफ डिजिटल मोबिलिटी की हम बात करेंगे कि किस तरह से डिजिटल मोबिलिटी का हमें राइज देखने को मिला, और इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन भी इसकी वजह से हमें चीजें देखने को मिली। और साथ में इंपैक्ट ऑन रेमिटेंसेस के ऊपर भी हमें यहाँ पे इंपैक्ट देखने को मिला। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आप यहाँ पे इन चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। किन चीजों से आपने यहाँ पे बचना है कि फोकस ओनली ऑन अ सिंगल कंट्री और किसी एक रीजन पे ही बात करेंगे, बिकॉज दिस कोविड-19 इज अ पेंडेमिक। तो हमें ओवरऑल सिनेरियोज की हम यहाँ पे कंसिडरेशन में बात करेंगे। देन ट्रीटिंग द पेंडेमिक एज ए यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस, और ट्रीट कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ यूनिफॉर्म, एक्नॉलेज दैट द इंपैक्ट वेरिड ग्रेटली बिटवीन स्किल्ड और अनस्किल्ड माइग्रेंट के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ऐसा नहीं कि हाँ जी कोविड-19 की वजह से सब कुछ इंपैक्ट हो गया, नहीं, स्किल्ड और अनस्किल्ड माइग्रेंट पे क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिला आप वो उस चीज को मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी को आपने एक यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस की तरह ही ट्रीट कर लिया। तो ये सब चीजें, और उसके बाद इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। अब ऐसा नहीं है कि इसकी जो इंप्लीकेशंस हैं वो काफी शॉर्ट टाइम तो थी नहीं कि इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी आपने इग्नोर नहीं करना है। गो बियॉन्ड द इमीडिएट क्राइसिस टू डिस्कस हाउ दी शिफ्ट्स आर शेपिंग फ्यूचर माइग्रेशन पैटर्न्स, एग्जांपल परमानेंट शिफ्ट इन वर्क कल्चर या जो न्यू माइग्रेशन कॉरिडोर्स की डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इसके आंसर के अंदर रहने वाली हैं। तो अगर मैं यहां बात करूंगा तो कोविड-19 पेंडेमिक हैज एक्टेड एज ए
powerful disruptor or established pattern of international migration leading to complex multi-phase shift in global mobility trends। तो ये तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखेंगे। अब इसके अंदर जो एनालिसिस क्या क्या रिवील करता है उन सब चीजों में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब जब हम एनालिसिस की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट इनिशियल सेशन ऑफ मोबिलिटी एंड रिवर्स माइग्रेशन। तो एकदम से प्रारंभिक तौर पे अगर हम बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज के अंदर अगर मैं बात करूंगा क्लियरली, तो आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इनिशियल फेज के अंदर आपको मोबिलिटी पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी और रिवर्स माइग्रेशन के ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट immediate effect was dramatic reduction in global migration level as nations closed borders and implemented travel bans to halt the virus spread। और इस वजह से आपको क्या देखने को मिला, stranded migrants, मतलब लाइनें कतारें देखने को मिलेंगी आपको बॉर्डर्स पे। million of individuals were left stranded on host countries, often without jobs, income, access to health care and unable to return home। then कुछ इसके साथ मास रिटर्निंग भी आपको देखने को मिली। स्टैंडर्ड माइग्रेंट का मास रिटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। कंट्रीज लाइक इंडिया एंड द फिलीपींस लॉन्च द रेपुटेशन मिशंस। आपने देखा कि इंडिया ने डिफरेंट मिशंस लॉन्च किए। एज मिलियंस ऑफ ओवरसी वर्कर्स रिटर्न होम आए, ऑफन फेसिंग सिग्निफिकेंट हार्डशिप एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपॉन रिटर्न। अब यहाँ आ गए तो अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का आपको अभाव देखने को मिला। दिस वॉज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर माइग्रेंट्स इन इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो इन्वॉल्व, जिसमें कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, हु वर द मोस्ट वल्नरेबल टू इकोनॉमिक शॉक्स। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। देन शिफ्ट डिमांड्स इन ग्लोबल लेबर मार्केट में अगर हम देखेंगे तो किस तरह से ग्लोबल लेवल पे जो लेबर मार्केट है उसके अंदर आपको डिमांड में शिफ्ट देखने को मिला। खास करके बूम इन एसेंशियल एंड स्किल्ड सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो इंक्रीज्ड ग्लोबल डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें डॉक्टर और नर्सेज की डिमांड, क्योंकि कोविड-19 में मेन रोल तो इन्हीं का ही था, डॉक्टर एंड नर्सेज का, जो मेन प्राइमरली जो कंट्रीब्यूटर थे। तो इनका जो प्रोफेशन है इसके अंदर आपको इंक्रीज्ड ग्लोबल डिमांड देखने को मिली। हु वर द फ्रंट लाइंस ऑफ द पेंडेमिक रिस्पॉन्सेज इन मैनी OECD कंट्रीज। इसके बाद IT और डिजिटल सर्विसेज सेक्टर्स also saw high demand due to global shift to teleworking, lead to sustained migration opportunities for skilled tech professionals। के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि IT और डिजिटल सर्विसेज सेक्टर के अंदर हाई डिमांड हमें देखने को मिली। इसके साथ स्लंप इन वल्नरेबल सेक्टर के अंदर हमें चीजें कमी देखने को मिली या डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिला। सेक्टर्स रिलायंट ऑन फिजिकल प्रोक्सिमिटी और लो स्किल्ड मैनुअल लेबर, जिसमें कि आपके टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन experienced massive job losses, pushing many migrants into unemployment and financial distress के अंदर डाल दिया इन सब के साथ, सेक्टर के साथ एसोसिएटेड जो भी वर्कर्स या लेबरर्स थे। इसके बाद अगर हम बात करें न्यू माइग्रेशन कॉरिडोर्स की और डेस्टिनेशंस की बात करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम गल्फ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि पोस्ट कोविड नंबर ऑफ इंडियन माइग्रेंट शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम गल्फ कॉपरेशन Gulf Cooperation Council countries, where some faced stricter nationalization policies, to advanced economies in Europe, Canada, Australia for better prospects। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे बात हो रही है कि जनरली मैक्सिमम अगर आप देखेंगे इंडियन वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब गल्फ कंट्री से वो शिफ्ट होके दूसरी कंट्रीज की तरफ जो कि एडवांस इकोनॉमीज हैं तो उस तरफ मूव ऑन भी करने को लगे। और साथ में हम बात करेंगे राइज इन स्टूडेंट माइग्रेशन की, जिसमें कि डिजायर फॉर एजुकेशन इन स्टेबल हाई इनकम कंट्रीज सर्ज्ड आफ्टर पेंडेमिक with international student migration increasing significantly once borders reopened and often serving as path for skilled migration। अब अगर हम बात करें तो इसके साथ कुछ इंपैक्ट हमें ऐसे भी देखने को मिले स्टूडेंट्स का। खास करके अगर हम बात करें माइग्रेशन बाहर की कंट्रीज में पढ़ने के लिए बच्चे जब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो स्किल्ड माइग्रेशन की तरफ आपको कहीं ना कहीं चीजें मूव ऑन होती हुई देखने को मिलती हैं। उसके बाद द राइज ऑफ रिमोट वर्क एंड डिजिटल नोमैड्स की अगर हम यहां बात करेंगे सॉरी, तो इसके बाद अगर हम यहां बात करेंगे तो इससे क्या हुआ, कोविड-19 के आने से क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ गया, अब जब वर्क फ्रॉम होम आया यहां पे तो उस वजह से अगर हम बात करेंगे तो आईटी सेक्टर में प्रोफेशनल्स जो थे वो घरों से ही काम कर रहे हैं। इवन कुछ तो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पे ऑफिस जो है किसी और कंट्री में है
और वो कंपनी किसी और कंट्री में है, तो वहां पे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिस वजह से रिमोट वर्क या फिर डिजिटल नोमैड्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा भी है, द वाइडस्प्रेड अडॉप्शन ऑफ रिमोट वर्किंग मॉडल्स gave rise to new type of mobility for some professionals in IT sector. It became possible to work for an employer in one country while physically residing in another, leading to rise in digital nomads, location independent work that bypass the traditional long term migration pathways. तो यही सब चीजें यहाँ पे आप देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जर्बेटेड वल्नरेबिलिटीज और पॉलिसी शिफ्ट्स के, अगर हम जिसमें इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन कैसे देखने को मिलेगा? माइग्रेंट्स ऑफन फेस्ड हाइटेंड xenophobia वर scapegoated फॉर द वायरस स्प्रेड इन सम होस्ट कंट्रीज। अब खास करके यहाँ पे कुछ ऐसे माइग्रेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जैसे कि जहां पे स्किल्स की कमी है, तो वहां पे उन माइग्रेंट्स को सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला कि वहां पे आप वल्नरेबल कंट्री से आ रहे हैं, तो उनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, एक बहुत हाई गैप देखने को मिल रहा है स्किल्स के बीच में। इसी वजह से आपको यहाँ पे क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। देन पॉलिसी गैप्स में दिस क्राइसिस हाईलाइटेड द मेजर गैप्स इन खास करके सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एक्सेस फॉर मेनी पॉलिसी माइग्रेंट्स, then particularly those with irregular status. This has spurred calls for more inclusive national policies in post pandemic era. और इस वजह से अगर हम देखें कहीं ना कहीं इसने हमारे हेल्थ सेक्टर को भी वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक्सपोज करके रख दिया, जिस वजह से अब हमें नेशनलाइजेशन पॉलिसी की रिक्वायरमेंट की तरफ अब हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की चीजें अगर बार बार होंगी तो बार बार माइग्रेंट्स, इकोनॉमिक लॉसेस और जॉब लॉस का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा। तो इसलिए पॉलिसी गैप्स को भी इसने कहीं ना कहीं एक्सपोज करके रख दिया। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूंगा तो कोविड-19 पेंडेमिक हैज परमानेंटली अल्टर्ड द लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। व्हाइल शॉर्ट टर्म फ्लोज वर हेवीली रिस्ट्रिक्टेड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पॉइंट टुवर्ड मोर कॉम्प्लेक्स, skill selective, potentially more precarious migration system that is deeply intertwined with economic resilience, digital connectivity and national policy responses। तो यही सब चीजों के साथ आप इस चीज को कंक्लूड कर देंगे। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कोविड-19 ने कहीं ना कहीं परमानेंटली अल्टर तो किया माइग्रेशन के लैंडस्केप को, पर कहीं ना कहीं इसने आईटी सेक्टर्स या स्किल्ड सेक्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी, पर अनस्किल्ड सेक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं इसने एक तरीके से बहुत ज्यादा डैमेज किया। तो इस तरह से अब हमें एक सस्टेनेबल पॉलिसी लानी पड़ेगी ताकि इस तरह के पेंडेमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा इंपैक्ट ना कर सके। तो यही सब चीजें आप यहाँ पे इस चीज को एड ऑन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, राइट द ब्रीफ नोट ऑन, अब ब्रीफ नोट्स है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट ही सीधी चीजें लिखेंगे। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, कोरल ब्लीचिंग, रिसोर्स कल्चर कॉन्सेप्ट और कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं, तो जब हम ब्रीफ नोट की बात करेंगे तो आपको एक शॉर्ट क्लियर कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन बतानी है जो कवर करेगा डेफिनेशन, की फीचर्स, कॉज, इफेक्ट, सिग्निफिकेंस और नो लॉन्ग एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। अब स्कोप में क्लियर डेफिनेशंस ऑफ ईच देम, कोर प्रोसेस और मैकेनिज्म फॉर ज्योग्राफिक टॉपिक्स लाइक फोल्डिंग, फॉल्टिंग और कोरल ब्लीचिंग, एग्जांपल्स करेंगे, इवन 1 और 2 इंप्रूव क्वालिटी, और रेलेवेंस और इंप्लीकेशन इन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, क्या इसका रेलेवेंस है, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे कि फोल्डिंग वर्सेस फॉल्टिंग, रिसोर्स एज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे एड ऑन करेंगे। किन चीजों से बचना है, लेंथी एक्सप्लेनेशन, कीप देम क्रिस्प, अवॉइड अनरिलेटेड डिटेल्स, एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स इन कोरल ब्लीचिंग, डोंट मिक्स प्रोसेसेस, कीप ईच कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें। अब अगर सबसे पहले हम बात करेंगे फोल्डिंग और फॉल्टिंग की, तो फोल्ड्स कब बनेंगे, जब प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करेंगे और एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन तरह की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो वही चीज आपने लिखनी है यहाँ पे। फोल्डिंग मतलब द बेंडिंग और कर्विंग ऑफ लेयर ऑफ रॉक कॉज्ड बाय कंप्रेसिव फोर्सेस विद इन द अर्थ क्रस्ट। This typically occurs in ductile flexible rocks, result in upward folds called anticline and downward folds syncline। एक major process है in high mountain building में अंदर। उसके बाद faulting की अगर हम बात करेंगे तो faulting में आपको देखने को मिलेगा जब भी fracturing या फिर displacement होती है large blocks of the earth's crust along a break or the fault line के पास। This happens when the stress exceed the rock strength, often in more brittle rocks। और इस वजह से जो रिजल्टिंग जो मूवमेंट है वो क्या कॉज करेगी, अर्थक्वेक,
डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक रिफ्ट वैली, जिसमें नॉर्मल फॉल्ट और ब्लॉक माउंटेन्स की हम बात करेंगे। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो अगर आप इस ध्यान से देखोगे, जब फोल्डिंग होगी तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से आपको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, मतलब इस तरह से आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, ये इस तरह से। दिस इज द एंटीक्लाइन एंड द सिंक्लाइन सेक्शन। जबकि अगर मैं यहां पे बात करूंगा फॉल्ट की, तो इस तरह से आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो यही सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहां पे। तो ये इज एज दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जिसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन रहे हैं, तो ये आपको चीजें एसोसिएटेड होती हुई देखने को मिलेंगी फोल्डिंग से। और यहां पे आपको ये इस तरह से जब मूवमेंट देखने को मिलेगी तो ये फोल्डिंग के साथ एसोसिएटेड होती हुई देखने को मिलेंगी। और ये वाला एग्जांपल फोल्डिंग के साथ और ये वाला एग्जांपल फॉल्टिंग के साथ आप इस तरह से चीजें लिखोगे। कोरल ब्लीचिंग की बात करेंगे। कोरल ब्लीचिंग इज द प्रोसेस वेयर कोरल लूज देयर वाइब्रेंट कलर्स एंड टर्न व्हाइट। दिस अकर्स when corals are stressed by changes in environmental condition, primarily increased sea temperature due to global warming. Coral expel the symbiotic algae zooxanthellae living within their tissues, which provide them with food and color. While while corals can survive a bleaching event, prolonged bleaching leads to starvation, death, severely damaging sensitive कोरल रीफ इकोसिस्टम। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कोरल ब्लीचिंग का मतलब सिंपली होता है वाइटनिंग एट द फेडिंग ऑफ द कोरल। जनरली कोरल जो है आपका ज़ूज़ैंथेले नाम के एल्गे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जब इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहां पे चाहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ढंग से नहीं हो रहा होगा, या फिर आपकी ऑयल स्पिलेज है, पॉल्यूशन होगा, या सी सरफेस टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया, सैलिनिटी के अंदर चेंज आ गया, तो उस वजह से कोरल्स क्या है, वो जो कलरफुल क्रिएचर्स हैं वो क्या होते हैं, व्हाइट होना या फेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरल ब्लीचिंग बोल देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रिसोर्स एज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट की, तो रिसोर्स बेसिकली एक इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस नहीं होता है, बट बेसिकली एक फंक्शन है किसका, ह्यूमन परसेप्शन का, या जो ह्यूमंस यूटिलाइज कर रहे हैं और उसको एक कल्चर कॉन्सेप्ट बना देते हैं। समथिंग ओनली बिकम अ रिसोर्स, कब वो रिसोर्स बनेगा, जब ह्यूमन कल्चर या जो नॉलेज है या टेक्नोलॉजी है जब उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेगी और डिस्कवर करेगी उसके यूज के लिए। जैसे कि एग्जांपल अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे, पेट्रोलियम वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल द इन्वेंशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन और रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी। सॉरी, अगर हम यहां पे एग्जांपल की बात करें कि अगर मान लो कार का इंजन नहीं है, या अगर हम यहां पे रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस वजह से पेट्रोल तो वैसे है, पेट्रोल एक रिसोर्स के तौर पे है, पर अगर इंजन ही नहीं होगा तो उसकी यूजफुलनेस, उसकी यूटिलिटी ही डिराइव नहीं होगी। तो इसलिए अगर हम यहां पे बात करेंगे तो देयरफॉर डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स इवॉल्व्स विद चेंजिंग कल्चर नीड्स। जो भी कल्चर की नीड्स है या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है या जो भी सोसाइटल वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पे रिसोर्स की बात करेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब हम रिसोर्स एज ए कल्चर कॉन्सेप्ट की बात होगी तो रिसोर्स एज ए कल्चर कॉन्सेप्ट का सिंप्लीफाइड वे में यही मतलब है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट या सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उस रिसोर्स की यूटिलिटी किस हिसाब से डिराइव हो रही है, तो वही हमारा एग्जैक्टली एक रिसोर्स एज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात करेंगे। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट फार्मिंग और एग्री बिजनेस रेफर्स टू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स बाय लार्ज कंपनीज। तो लार्ज कंपनीज के द्वारा जब आप बहुत लार्ज लेवल स्केल पे एग्रीकल्चर गुड्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी प्रोडक्शन होती हुई देखने को मिलेगी, इसी को हम कॉर्पोरेट फार्मिंग बोल देते हैं। ये जो ऑपरेशंस है टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होगा, साइंटिफिक मेथड्स, स्पेशलाइजेशन इन हाई यील्ड क्रॉप्स और लाइव स्टॉक एंड स्ट्रॉन्ग कमर्शियल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स प्रॉफिट। दिस कॉन्ट्रास्ट विद ट्रेडिशनल फैमिली फार्मिंग या ऑफन इन्वॉल्व्स, जिसमें हाई लेवल ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट ऑफन डिबेटेड फॉर इट्स एफिशिएंसी वर्सेस इट्स एनवायरनमेंट और सोशल इंपैक्ट्स की बात होगी। तो यही सब चीजें आप यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ड्रेनेज पैटर्न इन पेनिसुलर इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड टोपोग्राफी, इलेबोरेट। अब अगेन इलेबोरेट यहाँ पे कीवर्ड है, तो अब हम इलेबोरेट करेंगे तो प्रॉपर इसको हम पूरी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली हैं। तो इलेबोरेट रिक्वायर्स यू टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेंड अपॉन द
गिवन स्टेटमेंट की क्या क्या चीजें रहेंगी। अब जैसे ऊपर पूछा गया है तो आप एक्सप्लेन करोगे हाउ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड टोपोग्राफी ऑफ पेनिसुलर इंडिया आर द रीजन फॉर इट्स स्पेसिफिक ड्रेनेज पैटर्न्स। दिस मींस यू नीड टू एस्टेब्लिश अ क्लियर कॉज और इफेक्ट बताना पड़ेगा, रिलेशनशिप, प्रोवाइडिंग एविडेंसेस और एग्जांपल्स टू फुली जस्टिफाई दी असर्शन जो हमें ऊपर दी गई है। अब यहां पे क्या क्या चीजें एड ऑन करने को आपको देखने को मिलेंगे स्कोप के अंदर। आप एंशिएंट नेचर ऑफ दिस शील्ड की बात करोगे, यहां पे कि एम्फेसाइज करोगे कि जो पेनिसुलर ब्लॉक है ओल्ड है, स्टेबल है, हार्ड है, इन्फ्लुएंसिंग रिवर बिहेवियर, नॉन पेरिनियल नेचर्स या स्ट्रेट कोर्सेज देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम नेम एंड एक्सप्लेन करोगे कि पैटर्न जैसे कि डेंड्रेटिक है, ट्रेलिस हो गया, रेडियल, रेक्टेंगुलर, लिंकिंग देम डायरेक्टली टू द अंडरलाइंग रॉक टाइप और स्लोप का लिंक करोगे। देन वेस्टर्न घाट किस तरह से वेस्टर्न घाट का क्या रोल रहेगा एज ए मेजर वाटर डिवाइड का जो काम करता है, तो वो सब चीजें जिसमें आप वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। देन जियोलॉजिकल इवेंट्स की बात होगी जिसमें फॉल्टिंग और टिल्टिंग होगी, मेंशनिंग द गोंडवाना ब्रेकअप एंड द स्लाइट टेथियन टिल्ट हेल्प एक्सप्लेन द ओवरऑल ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ मेजर रिवर, क्रिएशन ऑफ किस तरह से रिफ्ट वैली में नर्मदा और तापी यहाँ पे रिफ्ट वैली बनाती हुई देखने को मिलेंगी, और कॉन्ट्रास्ट द पेनिसुलर विद द हिमालयन रिवर्स ब्रीफली, हल्का सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हेल्प्स टू हाईलाइट द यूनिक स्ट्रक्चर कंट्रोल नेचर ऑफ पेनिसुलर रिवर्स। अब किन चीजों से आपने यहाँ बचना है, जस्ट लिस्टिंग द रिवर्स एंड देयर ओरिजिन्स उनसे बचना है, इग्नोर द वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, वेग कनेक्शन से आपने बचना है कि डोंट सिंपली स्टेट geology affects the rivers, explicitly link a specific geological feature to a specific drainage characteristics, treating it as a discuss question, elaborate requires you to confirm and explain the given statement thoroughly, not debate if other factors are more important। तो यहां पे आप इसको जनरली आप डिस्कस के तौर पे नहीं करेंगे कि आपने एक डिबेट आपने एक तरीके से लिख दिया, आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ना कि इसको डिस्कस के तौर पे आपने लिखना है कि जहां पे आप डिबेटेबल फॉर्म में ही आप इसको लिख दो। क्लियर है? तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे शुरू में कि पेनिसुलर इंडिया इज जियोलॉजिकली स्टेबल ब्लॉक है एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स का, अनलाइक द यंग डायनामिक हिमालयन रिवर्स की तरह नहीं है। द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम आर लार्जली नॉन पेरिनियल, मैच्योर्ड प्रोफाइल्स देखने को मिलती हैं, फॉलो कोर्स हेवीली कंट्रोल्ड बाय हार्डनेस ऑफ द रॉक, स्लोप ऑफ द लैंड और मेजर फॉल्ट लाइंस। अब इन्फ्लुएंस ऑन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसमें हम हार्ड रॉक रेजिस्टेंस की बात करेंगे। द रेजिस्टेंट नेचर ऑफ द रॉक मींस दैट chemical weathering is slow, rivers often develop dendritic pattern in the areas जहां पे यूनिफॉर्म रॉक टाइप जैसे कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा है, जहां पे आपको जॉइंट और फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे, वहां रिवर्स एक्सप्लॉइट करेगी इन्हीं रॉक्स और जॉइंट्स के फ्रैक्चर्स को, जिस वजह से आपको ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर पैटर्न देखने को मिलेंगे इन पार्ट्स ऑफ डेक्कन ट्रैप्स के अंदर। उसके बाद फॉल्टिंग और रिफ्ट वैली की अगर हम बात करेंगे तो मेजर स्ट्रक्चरल फीचर जो कंट्रोल रिवर फ्लो डायरेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फॉल्टिंग और रिफ्ट वैलीज जहां पे मेजर स्ट्रक्चरल फीचर्स आपके रिवर फ्लो डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे, जिसमें कि नर्मदा और तापी आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस। दे डोंट फ्लो ईस्टवर्ड बट फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू द स्ट्रक्चरल रिफ्ट वैली, जो फॉल्ट बाउंड ट्रफ्स आपको इनटू द अरेबियन सी देखने को मिलते हैं। देयर कोर्सेज आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल लेवल पे फॉल्टिंग इवेंट्स इन द जियोलॉजिकल पास्ट आपको देखने को जब मिलती हैं। अब एक और खासियत कि एब्सेंस ऑफ meanders ड्यू टू स्टेबल हार्ड रॉक बेड्स, स्टीप ग्रेडियंट्स इन अपर कोर्सेज, पेनिसुलर रिवर्स जनरली डू नॉट फॉर्म एक्सटेंसिव meanders और शिफ्ट देयर कोर्स पर परमानेंटली अनलाइक द हिमालयन रिवर। तो ये सब चीजें आप एड ऑन करेंगे। अब टोपोग्राफी पे क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, जहां पे वेस्टर्न घाट एक तरीके से प्राइमरली वाटर डिवाइड का काम करेंगे, तब वेस्टर्न घाट रन पैरेलल टू दी वेस्ट कोस्ट एक्टिंग एज अ क्रूशियल कॉन्टिनेंटल वाटर डिवाइड का काम। उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की हम बात करेंगे, मोस्ट मेजर रिवर जिसमें कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ओरिजिनेट ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो ईस्टवर्ड अक्रॉस द प्लेट्यू, और ड्रेन कहाँ होंगी, बे ऑफ बंगाल में। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओवरऑल ईस्टवर्ड टिल्ट ऑफ पेनिसुलर ब्लॉक आफ्टर इट सेपरेशन फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट, गोंडवाना से जब अलग हुआ तो ईस्टवर्ड जो आपको फ्लो देखने को मिल रहा है। दीज रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टास, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या क्या आपको लार्ज डेल्टास बनाती हुई देखने को मिलेंगी। देन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर्स ओरिजिनेट ऑन द इमीडिएट वेस्टर्न स्लोप्स पे, वो शॉर्ट हैं, स्विफ्ट हैं और पेरिनियल है ड्यू टू हैवी मॉनसून रेन्स, और लैक डेल्टास ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट एंड द लैक ऑफ सेडिमेंट लोड। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है आपकी
क्या बनाएंगे, डायरेक्टली एस्चुरीज का फॉर्मेशन करते हैं, तो आप वो चीज ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे कि एस्चुरीज का डायरेक्ट निर्माण करेंगी ये। देन सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करेंगे, रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा, सोन ओरिजिनेट इन दी सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो नॉर्थवर्ड और नॉर्थ ईस्टवर्ड, इवेंचुअली ज्वाइनिंग द यमुना और गंगा सिस्टम को। देयर डायरेक्शन इज गवर्न्ड बाय स्लोप ऑफ नदरन पार्ट ऑफ प्लेट्यू। तो ये सब चीजें एड ऑन। देन ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें, द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिसुलर इंडिया शेप्ड बाय इट्स एंशिएंट स्टेबल रॉक्स, जो कंट्रोल करती है इरोजन को, ओवरऑल इसकी टोपोग्राफी को, इंक्लूडिंग द ईस्टवर्ड टिल्ट fault formed by the rift valleys that guide the river flow. Thus, its river system are mature, clearly controlled by regions, geological structure and landform features. तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात भी करेंगे तो यही सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जहां पे आपका वेस्टर्न घाट जो है एक वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, जिधर आपकी एक तरफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, दूसरी तरफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जो वहां पे एंशिएंट स्टेबल लैंड मास है वो कहीं ना कहीं चाहे रिवर की फॉल्टिंग्स, डेंड्रेटिक पैटर्न्स, ट्रेलिस या फिर आपको और डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये जो डिफरेंट पेनिसुलर जो स्टेबल लैंड मास है, जो कहीं ना कहीं जो हमारे से क्वेश्चन में भी यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न है पेनिसुलर इंडिया का, वो रिजल्ट है किसका, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और वहां पे जो भी डिफरेंट टोपोग्राफी देखने को मिलती है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और इसको इस तरह से सम अप किया जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स एड ऑन आप करेंगे और इसके साथ आपको आइडिया होगा क्या क्या चीजें, और इस तरह से आप इस मैप को इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि एक तरीके से आपको ये आइडिया चल जाए कि आप जिस लैंड मास की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली डिपिक्ट भी हो रहा है और क्या चीजें वहां पे बह रही हैं। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद है हाउ कैन दी वेस्टर्न ट्राइंगल कंप्राइजिंग ऑफ रूहर एंड फ्लैंडर्स बी कंपेरेबल टू दी छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स इन इंडिया, ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स। तो यही सब चीजें आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो क्या क्या चीजें रहेंगी इसके अंदर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से जो वेस्टर्न ट्राइंगल रीजन जो जिसमें रूअर और फ्लैंडर रीजन्स हैं उसको किस तरह से आपने छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट इन इंडिया से कंपेयर करना है और क्या उसके फीचर्स रहेंगे, तो उन सब चीजों के बारे में। तो यहाँ पे कीवर्ड है पहले तो कंपेरेबल और ब्रिंग आउट दी सेलेंट फीचर्स। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो हाईलाइट दी प्राइमरली फोकस पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन दी वेस्टर्न ट्राइंगल, रूहर फ्लैंडर और दी छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। और उसके बाद जब सेलेंट फीचर्स की बात होगी तो मोस्ट नोटेबल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो आप इन चीजों को यहाँ पे लिखेंगे। तो यही सब चीजें आप एड ऑन करेंगे। देन उसके बाद स्कोप में कि उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात होगी, स्पेसिफिक मिनरल रिसोर्सेज की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, इकोनॉमिक ट्रांजिशन की बात होगी, ज्योग्राफिकल फीचर्स की यहाँ पे बात होगी। अब किन चीजों से यहाँ पे बचना है, जस्ट लिस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ईच रीजन, अवॉइड टू सेपरेट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स को आपने नहीं लिखना है, अवॉइड करना है इनसे बचने से। एंटायर आंसर मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड डायरेक्ट कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट के बीच में। इग्नोर द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसको इग्नोर नहीं करना है, फोकस प्योरली ऑन प्रेजेंट डे आउटपुट। ओमिटिंग द ह्यूमन और लेबर एस्पेक्ट को और जेनरिक टर्म्स जैसे कि खास करके यूज स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक टर्म्स लाइक कोकिंग कोल, वर्टिकल इंटीग्रेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब्स। तो ये डायरेक्ट टर्म्स को आपने यूज करना है रेदर देन दी कोई जेनरिक टर्म को। अब वेस्टर्न ट्राइंगल की सबसे पहले हम बात करेंगे, कंप्राइजिंग रूर वैली इन जर्मनी एंड पार्ट्स ऑफ फ्लैंडर रीजन इन दी बेल्जियम। एक हिस्टोरिकल पावर हाउस है यूरोपियन इंडस्ट्री का ये। इट इज प्राइमरली कंपेरेबल टू छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट इन इंडिया ड्यू टू देयर शेयर्ड फाउंडेशन इन मिनरल बेस्ड हैवी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, जो कि लीड करते हैं टू द मॉनिकर रूर ऑफ इंडिया ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। द कंपैरिजन हाईलाइट बोथ रिमार्केबल सिमिलरिटी इन देयर ओरिजिन और स्टार्क डिफरेंसेस क्या क्या आपको करंट इकोनॉमिक एवोल्यूशन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो सिमिलरिटीज की, तो सबसे पहले जो सेलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो सेलेंट फीचर्स आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, अबंडेंस ऑफ की रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को जो छोटा नागपुर में वही सेम रूरल और फ्लैंडर रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। बोथ रीजन आर एक्सेप्शनल रिच इन प्राइमरी रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर द ट्रेडिशनल हैवी इंडस्ट्री, जिसमें कि कोल बेस्ड इंडस्ट्री। द दामोदर वैली पार्ट ऑफ छोटा नागपुर होल्ड वास्ट कोकिंग कोल रिजर्व्स mirrored by the extensive bituminous coal field of the Ruhr region. Then आयरन ओर की बात करेंगे, proximity to iron ore deposits जिसमें झारखंड ओडिशा बेल्ट फॉर छोटा नागपुर minimized transportation cost for the steel industry in both areas. Then
डोमिनेशन ऑफ हैवी इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, बोथ बेल्ट्स बिकेम सिंक्रोनस विद आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, जिसमें आपकी हैवी इंजीनियरिंग, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज सर्विंग एज द इंडस्ट्रियल हार्टलैंड ड्राइविंग द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डोमिनेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर की हम बात करेंगे तो बोथ एरियाज डेवलप डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, जिसमें रेलवेज और मेजर वाटरवेज लाइक द राइन बेनिफिटेड फ्रॉम लार्ज रेडिली अवेलेबल लेबर पूल्स फॉर द सराउंडिंग डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से आपको देखने को मिलती है। देन पावर अवेलेबिलिटी की हम बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉबस्ट पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज, जिसमें कि आपके थर्मल पावर स्टेशंस नियर दी पिट हेड्स, एग्जांपल दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वाज अ शेयर्ड फीचर है ये। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो यही एक बेसिक सिमिलरिटीज की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर पावर अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमिनेंस है और अबंडेंस ऑफ की रॉ मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है। अब क्या स्टार्किंग डिफरेंसेस की अगर हम बात करेंगे खास करके करंट इकोनॉमिक स्टेज में, तो वेस्टर्न ट्रायंगल, रूरल, फ्लैंडर्स में हम बात करेंगे जिसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल, डाइवर्सिफाइड सर्विस, लॉजिस्टिक्स और हाईटेक हब्स आपको देखने को मिलेंगे। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट इंडिया की अगर हम बात करेंगे, स्टिल लार्जली रिलायंट ऑन प्राइमरली मिनरल एक्सट्रैक्शन और हैवी इंडस्ट्री पे। कनेक्टिविटी और ट्रेड की बात करेंगे तो हाईली इंटीग्रेटेड विद मेजर यूरोपियन पोर्ट वाया एफिशिएंट राइन वाटरवे की हम बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट एक्सेस की बात होगी यहाँ, रिलाइज प्राइमरली ऑन रेल और रोड नेटवर्क, एक्सेस बाय डोमेस्टिक मार्केट एंड कोलकाता पोर्ट। जब छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर डेवलपमेंट लेवल की बात करेंगे, हाईली डेवलप्ड हाई इनकम इकोनॉमीज विद एडवांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और छोटा नागपुर के अंदर हमें कंटेंट वेरिड रीजन सम फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद एनवायरमेंट मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ बात होगी, अंडरगॉन सिग्निफिकेंट अर्बन रीजनरेशन और स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे रूरल और फ्लैंडर्स के अंदर। जबकि अगर हम छोटा नागपुर की बात करेंगे तो पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट रिमेन्स अ सब्सटेंशियल एनवायरमेंटल चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वेस्टर्न ट्रायंगल और छोटा नागपुर कंपैरिजन शो कर रहा है कि किस तरह से कोल और स्टील रिसोर्सेज इनिशियली ड्राइव करते हैं आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, with Chota Nagpur still serving as India's mineral core. In contrast, Ruhr and Flanders region illustrate how policy and innovation enable resource-based economy to evolve into modern and diversified industrial पावर हाउस। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जो रूर और फ्लैंडर्स के अंदर आपको जो रीजन्स हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी चीज शो हो रही है कि किस तरह से वहाँ पे प्रॉपर पॉलिसी और प्लानिंग के तहत आप ये चीजें देखेंगे कि जो रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है वो किस तरह से अब इवॉल्व हो गई है मॉडर्न, डाइवर्सिफाइड और इंडस्ट्रियल पावर हाउस के तौर पे। तो यही सब चीजें आपने यहाँ पे इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। अब अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग ब्रीफली, soil and vegetation are true index of climate, mechanism of plate tectonics। अब ये दो डिफरेंट सवाल जिनको आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि पहले कि सॉइल और वेजिटेशन क्या है, ट्रू इंडेक्स है क्लाइमेट का, और इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, सॉइल एंड वेजिटेशन और ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कीवर्ड एक्सप्लेन एंड ब्रीफली। Explain require you to make the statement clear and understandable, providing reasons और justification बताना है आपने। You must elaborate on cause and effect relationship between climate and characteristics of soil and vegetation. Briefly means the explanation should be concise, focusing on core mechanism पे and key example without extensive detail और unnecessary tangent के आपने तरफ नहीं चलना है। तो मतलब एक आपने एक तरीके से precise और crisp information देनी है। अब स्कोप की बात करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी क्लाइमेट फैक्टर्स की बात करेंगे और सॉइल फॉर्मेशन की, एक्सप्लिसिटली लिंक स्पेसिफिक क्लाइमेट वेरिएबल, एग्जांपल हाई रेनफॉल, हॉट टेम्परेचर, टू स्पेसिफिक सॉइल प्रोसेस, एग्जांपल लीचिंग, लेटराइजेशन। देन रोल ऑफ क्लाइमेट क्या रहेगा डिटरमाइनिंग दी वेजिटेशन टाइप में, जिसमें आप टेम्परेचर, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी को डायरेक्टली कनेक्ट करोगे प्लांट्स के साथ जो सर्वाइव कर रहे हैं इस रीजन के अंदर, एग्जाम्पल में रेन फॉरेस्ट वर्सेस आपका डेजर्ट स्क्रब, लिंक बिटवीन दी वेजिटेशन और सॉइल के बीच में लिंकेज, जहां पे एक्सप्लेन दी फीडबैक लूप, हाउ द टाइप ऑफ वेजिटेशन डेसिडुअस वर्सेस कॉनिफेरस डिटरमाइन करेगा ऑर्गेनिक मैटर इनपुट को, जो विच इन टर्न डिफाइन द टोटल सॉइल फर्टिलिटी और टाइप को। इसके बाद स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट बायोम्स और सॉइल टाइप्स में मेंशनिंग कंक्रीट एग्जांपल में जैसे कि टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, क्विकली इलस्ट्रेट द पॉइंट एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। तो ये सब चीजें किन चीजों से आप बचोगे, डिफाइनिंग क्लाइमेट एंड सॉइल और वेजिटेशन इन आइसोलेशन, यहां पे क्लियर कट फोकस हमारा किस पे रहना चाहिए,
ऑन देयर इंटररिलेशनशिप एज एन इंडेक्स और इंडिकेटर पे, कि डायरेक्ट सीधा सीधा पूछा गया है जो चीज यहाँ पे। ओवरलाई डिटेल्ड सॉइल केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कीप द एक्सप्लेनेशन फोकस्ड ऑन द मेन ज्योग्राफिकल पॉइंट, नॉट नीच साइंटिफिक डिटेल नहीं आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। इग्नोरिंग द इंडेक्स एस्पेक्ट, अब इंडेक्स एक्सपेक्ट जो एस्पेक्ट है इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। डोंट सिंपली डिस्क्राइब क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन एज सेपरेट एंटिटीज, ऑलवेज टाई इट बैक हाउ ऑब्जर्विंग द लेटर टू कैन help reduce the characteristic of the former. Then lack of structure, the answer should be flow logically, perhaps explaining the role of climate in forming the index and then how index works with examples. तो ये important चीज है कि क्या क्या चीजें आपने करनी है, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये चीज क्लियरली सॉइल एंड वेजिटेशन आर ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कीवर्ड इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, कि किस तरह से सॉइल और वेजिटेशन जो है वो क्लियरली ट्रूली इंडिकेटर है क्लाइमेट का, तो इसी चीज पे आप सोल फोकस रहना चाहिए आपका। अब अगर हम यहां बात करें, द स्टेटमेंट soil and vegetation are true index of climate means that observing the type of soil and vegetation in a region once can accurately deduce the prevailing long term climatic condition। तो soil और vegetation को अगर हम काफी टाइम तक ऑब्जर्व करें तो वहां से हमें प्रिवेलिंग जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनका हमें पता चल जाएगा। जैसे अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे तो जनरली हमें थॉर्नी फॉरेस्ट या आपको कैक्टस जैसी वेजिटेशन देखने को मिलेगी, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे आपका जो क्लाइमेट होगा वो आपका हॉट ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो वही सब चीजों को अब यहाँ पे हमने लिंकेज की फॉर्म में लिखना है कि किस तरह से ये एज ए इंडेक्स सर्व करते हैं। तो क्लाइमेट डिक्टेट्स वेजिटेशन टाइप, द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ वेजिटेशन आर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन किसी भी वेजिटेशन के इंपॉर्टेंट प्राइमरी फैक्टर्स हैं, जिसमें हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर लीड्स टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और लो प्रेसिपिटेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर रिजल्ट इन स्पार्स और डेजर्ट वेजिटेशन, जिसमें जीरोफाइट्स आपके देखने को मिल जाएंगे। मॉडरेट रेनफॉल और सीजनल टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स और डेसिडुअस फॉरेस्ट को। देयरफॉर द टाइप ऑफ प्लांट लाइफ एक्ट एज ए डायरेक्ट विजुअल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट, थर्मल एंड मॉइस्चर रिजाइम्स को। देन क्लाइमेट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंट्रोल द स्पीड ऑफ केमिकल वेदरिंग एंड द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को। और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रैपिड वेदरिंग और इंटेंस लीचिंग होगी, जिस वजह से आपको न्यूट्रिएंट पुअर लेटरेटिक सॉइल देखने को मिलेगी। कोल्ड क्लाइमेट में स्लो डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, जिस वजह से आपको पीट एक्युमुलेशन और जलीसोल्स देखने को मिल जाएंगे, परमाफ्रॉस्ट सॉइल्स देखने को आपको मिलेंगी। और टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर मॉडरेट मॉइस्चर और हाई ऑर्गेनिक इनपुट आपको फ्रॉम ग्रास रूट्स देखने को मिलेगा, जो कि फर्टाइल चर्नोजम सॉइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दस सॉइल कलर, थिकनेस और न्यूट्रिएंट कंटेंट रिफ्लेक्ट करेगा आपके क्लाइमेटिक प्रोसेसेस को जो कि फॉर्म्ड हो रहे हैं। इसके बाद फीडबैक लूप की बात करेंगे अगर हम, तो वेजिटेशन जो प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनिक मैटर दैट फॉर्म द ह्यूमस इन द सॉइल, द टाइप ऑफ वेजिटेशन, एग्जांपल जैसे कि कॉनिफरस निडल्स हो गए वर्सेस ब्रॉड लीफ लिटर, इन्फ्लुएंसेस द सॉइल एसिडिटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो कि क्रिएट करेगा एक फीडबैक लूप दैट फर्दर सॉलिडिफाइज द लिंक बिटवीन क्लाइमेट, वेजिटेशन और सॉइल टाइप के बीच में। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट जो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ओवरऑल अगर हम इन कंक्लूजन की बात करेंगे तो जो सॉइल और वेजिटेशन है वो एक इंटीग्रल सिस्टम है दैट इनहेरेंटली रिकॉर्ड और रिफ्लेक्ट करता है रीजनल क्लाइमेट को। ये रिलायबल नेचुरल इंडेक्स है जो अलाउ करता है जोग्राफर्स को अंडरस्टैंड करने में ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट के पैटर्न्स को। तो ये सब चीजें आप इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद है कि मैकेनिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का, अगेन सेम वही चीजें हैं। इंपॉर्टेंट मेन चीज है कि क्या इसके अंदर हमें स्कोप के अंदर चीजें देखनी है कि क्या क्या ड्राइविंग फोर्सेस इसके अंदर ऐड ऑन होगी। देन डेफिनेशन ऑफ प्लेट्स आप बात करोगे, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज में, जिसमें आप कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की बात होगी। और की प्रोसेसेस एट क्या क्या प्रोसेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें सबडक्शन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और लेटरल स्लिपिंग की बात ब्रीफली आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और रिलेशनशिप टू दी लैंडफॉर्म या इवेंट्स ब्रीफली लिंक करोगे प्लेट मूवमेंट को टू मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनोस और माउंटेन फॉर्मेशन का। अब किन चीजों से हम यहाँ पे बचना है, डिस्क्राइबिंग लैंडफॉर्म्स विदाउट मैकेनिज्म। अब अवॉइड जस्ट लिस्टिंग वोल्केनोस एंड माउंटेन्स, द फोकस इज ऑन हाउ प्लेट मूव टू क्रिएट देम। ऐसा नहीं कि सिंपली आपने लैंडफॉर्म लिख दिए, नहीं, आप ये बताओगे किस तरह से प्लेट्स मूव ऑन करती हैं और वो कैसे इनको क्रिएट कर रही हैं। ओवरली सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन
अवॉइड स्टेटिंग प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ हीट। एक्सप्लेन करोगे कि कन्वेक्शन करंट एज द स्पेसिफिक मैकेनिज्म। सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट टू दी पॉइंट जो चीज है कि कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेट्स मूव ऑन कर रही हैं, तो वो चीजें आप यहां एड ऑन करेंगे। इग्नोरिंग द रोल ऑफ एस्थेनोस्फेयर, के रोल को भी आपने इग्नोर नहीं करना। द सॉफ्ट लेयर अलाउज द रिजिड लिथोस्फेयर टू स्लाइड, तो ये चीज आप एड ऑन करोगे। उसके बाद लैक ऑफ स्ट्रक्चर, द आंसर शुड फ्लो लॉजिकली, स्टार्ट विद डेफिनेशन, एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्स एंड देन आउटलाइन द टाइप ऑफ मोशन एट बाउंड्रीज। तो इस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के साथ आप आंसर यहां पे लिखोगे। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं। द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स डिस्क्राइब्स हाउ अर्थ रिजिड आउटर शेल, जिसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स देन स्लोली मूव ओवर द सेमी फ्लूइड लेयर बिनेथ द इट, जिसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, और मूवमेंट रीशेप करता है अर्थ सरफेस ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स। अब प्रोसेस को किस तरह से एक्सप्लेन करना है थ्रू फॉलोइंग मैकेनिज्म्स, जिसमें हम ड्राइविंग फोर्स, मेंटल कन्वेक्शन की बात करेंगे। द प्राइमरी इंजन फॉर प्लेट मूवमेंट इज थर्मल कन्वेक्शन करंट्स विद इन द अर्थ मेंटल, जिसमें कि हम बात करेंगे हीट फ्रॉम द कोर एंड द रेडियोएक्टिव डिके विद मेंटल क्रिएट करेगा आपका हॉट लेस डेंस मटेरियल दैट rises toward the surface. This material spread करेगा horizontally beneath the lithosphere plates, और जैसे ही ये मूव करेगा laterally ये cool down होंगे and become denser and sinks back into the deeper mantle, creating a continuous circulatory motion, जिसको हम convection cell भी बोलते हैं. Then the dragging force extended by these moving current on the basis of the plate along with the ridge push gravity sliding plates away from mid oceanic ridges and slab pull sinking of dense oceanic plate at subduction will drive the plate in various directions. तो यही सब चीजें आप इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे. दूसरा पॉइंट है कि टाइप ऑफ प्लेट मोशन और बाउंड्रीज का क्या रहने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की, जिसमें कि प्लेट्स पुल अपार्ट हो रही हैं, प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. एग्जांपल जैसे कि मिड अटलांटिक रिज है जिसमें मैग्मा राइज कर रहा है और इस गैप को फिल कर रहा है और एक न्यू ओशनिक क्रस्ट का निर्माण कर रहा है थ्रू सी फ्लोर स्प्रेडिंग. उसके बाद कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की हम बात करेंगे जिसमें कोलाइडिंग की बात होगी, जिसमें प्लेट मूव टुवर्ड ईच अदर. दिस रिजल्ट्स इन सबडक्शन में डेंसर ओशनिक प्लेट सिंक करेंगी बिनेथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसमें कि एंडीज माउंटेन एंड अदर ओशनिक प्लेट्स लीडिंग टू द वोल्केनोज और डीप ओशन ट्रेंचेस. और उसके बाद अगर हम कोलिजन की बात करेंगे तो टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करेंगी, पुशिंग अप करेंगी मैसिव माउंटेन रेंजेस, जैसे कि आप हिमालयस की बात करते हैं. देन ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में जहां पे प्लेट्स इस तरह से स्लाइड करेंगी, प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट वन अनदर, जिसमें कि हम सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया की हम बात करेंगे. दिस मोशन टिपिकली कॉज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक बट लिटिल टू नो वोल्केनिक एक्टिविटी. तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है प्लेट टेक्टोनिक्स का, ये फंडामेंटली गवर्न है अर्थ के डायनामिक जियोलॉजी से. एक कॉन्टिन्यूअस थर्मली ड्रिवन प्रोसेस है जो रिसाइकल करता है प्लेनेट की क्रस्ट को, फॉर्म करता है माउंटेन और ओशन बेसिन्स को. दैट इज अंडरलाइंग कॉज ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी का जो कॉज है ग्लोबल लेवल पे. तो इस तरह से ये सब पॉइंट्स आपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने हैं. तो मेन चीज जो चीजें आपको समझने वाली हैं वो है कीवर्ड, क्या क्या चीजें स्कोप और थिंग्स टू अवॉइड. तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें एड ऑन करनी है. अब इसके बाद है अगला, राइट ब्रीफ नोट ऑन पॉइंट डिप्रेशन, सुनामी, रिक्टर स्केल, और अगला पार्ट है इसी का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अब अगेन यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि राइट ब्रीफ नोट्स. तो ब्रीफ नोट का मतलब कंसाइज, क्लियर, एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन बतानी है. आप डेफिनेशन, की फीचर, सिग्निफिकेंट, उसका इंपैक्ट शॉर्ट फॉर्म में आप बताओगे. नो नीड फॉर इवैल्यूएशन और एनालिसिस, ओनली क्रिस्प एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है आपने. स्कोप के अंदर अगर हम बात करेंगे क्या क्या चीजें इंक्लूड, डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस, की कैरेक्टरिस्टिक्स और इफेक्ट्स, एग्जांपल और सिग्निफिकेंस. स्पेसिफिक टू ईच कॉन्सेप्ट, जिसमें फॉइन में आप वार्म, ड्राई डाउन स्लोप, विंड ओवर द माउंटेन्स की बात करोगे. डिप्रेशन में लो प्रेशर सिस्टम कॉजिंग साइक्लोनिक सर्कुलेशन. देन सुनामी की अगर हम बात करें तो सिस्मिक वेव जनरेटेड बाय अंडरसी डिस्टर्बेंसेस. रिक्टर स्केल में लॉगरिथमिक स्केल मेजरिंग द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड. तो इसको शॉर्ट और प्रिसाइज रखना है. किन चीजों से बचना है, राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स, गिविंग ओनली सिर्फ डेफिनेशन, नो मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस, कंफ्यूजिंग डिप्रेशन इन ज्योग्राफी विद मेंटल हेल्थ डिप्रेशन. तो इस तरह से ये इसको मिक्स नहीं करना है. मिक्सिंग अप रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड विद मर्केली स्केल इंटेंसिटी, और इग्नोरिंग एग्जांपल जहां पे यूजफुल एग्जांपल्स आपने हमेशा इनकॉर्पोरेट करने हैं. तो फटाफट सब देखते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं.
तो फॉइन की बात करेंगे, एक वार्म ड्राई डाउनवर्ड विंड अकरिंग ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स फॉर्म्ड व्हेन मॉइस्ट एयर ascends, cools and loses moisture as rain or snow. As air descends the opposite slope, it becomes compressed and warms adiabatically. It leads to sudden warming, dry condition. Rapid snow melt होता है, common in Alps and known as Chinook in North America. तो अगर हम बात करेंगे जनरली तो यहाँ पे फॉइन एक तरीके की वार्म विंड आपको देखने को मिलती है, बट स्पेसिफिकली फॉइन जो है आपकी खास करके ये सेम विंड, ऐसी ही विंड का नाम चिनुक नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है, बट फॉइन जो है स्पेसिफिकली एल्प्स माउंटेन में ही आपको देखने को मिलती है। तो इस चीज को आपने याद रखना। इसी की पैरेलल इसी तरह की विंड जो चिनुक आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं यहां पे। देन डिप्रेशन की बात करेंगे, बेसिकली एक लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक सिस्टम है कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग एयर, क्लाउड फॉर्मेशन एंड साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज इन northern hemisphere. It brings unstable weather such as rain, storms and winds. Tropical depressions can intensify into cyclones depending on the sea surface temperature and atmospheric conditions. तो यही depression की brief explanation. Then tsunami की, a large ocean wave generated by undersea earthquake, volcanic eruptions, landslides और meteorite की वजह से आपको देखने को मिल जाएगी. Waves travel at high speed in deep water and increase dramatically in हाइट नियर कोस्ट लाइंस, क्योंकि सुनामी की एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे इस तरह से मान लो ये वेव है, तो जब ये कोस्ट पे आएगी तो ये टॉपल डाउन होगी और इसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यही चीज लिखिए कि हाइट इसकी बढ़ जाएगी। सुनामी कॉज सेवर कोस्टल फ्लडिंग, डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ एज सीन इन 2004 इंडियन ओशन में जो सुनामी आपको देखने को मिलती है। रिक्टर स्केल की बात करेंगे, द रिक्टर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन सिस्मिक वेव एम्पलीट्यूड. इट इज अ लॉगरिथमिक स्केल मीनिंग ईच होल नंबर इंक्रीज रिप्रेजेंट 10 टाइम ग्रेटर देन द वेव एम्पलीट्यूड, अबाउट 31 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज. Though widely known as, it has been largely replaced by the moment magnitude scale for modern scientific use में अब इसको moment magnitude scale के नाम से के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया. तो मेन चीज रिक्टर स्केल के साथ आप याद रखेंगे मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो यही सब चीजें आप यहाँ पे एड ऑन करेंगे. अब है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन में. अगेन तो ब्रीफ की बात करेंगे जिसमें हम स्कोप की बात करेंगे. तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, हेमिस्फीयर पैटर्न, लैटिट्यूडनल रेंज, एरियाज वेयर दे आर एब्सेंट, उनकी बात होगी. नेमिंग डिफरेंसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या क्या नेम्स में इनके डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और किन चीजों से आपने बचना है. राइटिंग ओनली वेयर दे अकर विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई टेम्परेचर और कोरोलिस फोर्स, फॉरगेटिंग हेमिस्फेरिक एसिमेट्री मोर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मिक्सिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन विद मिड लैटिट्यूड साइक्लोन से आपने इसको कंपेयर नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है, दोनों डिफरेंट चीजें. गिविंग लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव इंस्टेड ऑफ क्रिस्प नोट्स, आपने यहाँ पे चीजें लिखनी है ना कि बहुत बड़े नैरेटिव पैराग्राफ्स लिखने हैं. तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात होगी स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की, हाईली स्पेसिफिक और एंड अनइवन ग्लोबली डिक्टेटेड primarily by the availability of warm ocean water and Coriolis effect. They generally occur in tropical ocean basins between approximately 5 डिग्री to 30 डिग्री latitude in both hemispheres में देखने को मिल जाएगा. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में और मेन जो स्कोप है उसके अंदर जो मेन बॉडी है उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आपने समराइज्ड करना है, जिसमें ग्लोबल कंसंट्रेशन स्पेसिफिक बेसिन्स की अगर हम बात करेंगे जिसमें हम वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक की बात होगी. मोस्ट एक्टिव बेसिन नोन एज टाइफून्स अफेक्टिंग ईस्ट एशिया एंड फिलीपींस. ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक की फ्रीक्वेंट हरिकेन्स दैट ऑफन इंपैक्ट मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका. नॉर्थ अटलांटिक known for hurricanes affecting North America, Caribbean and Central America. Then North Indian Ocean में affect India, Bangladesh, Myanmar named cyclone. Southwest Indian Ocean में affect Madagascar, East Africa named cyclones. Australian region and Southeast Indian Ocean known locally as Willy Willy or cyclones. South Pacific Ocean में के अंदर affect various Pacific island nations को. अब governing factor क्या है for spatial distribution के, जिसमें हम सी सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. द ओनली फॉर्म वेयर सी सरफेस टेम्परेचर एक्सीड 26.5 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, प्रोवाइडिंग नेसेसरली हीट, मॉइस्चर, लेटेंट हीट रिलीज. दैट्स व्हाई दे ओनली फॉर्म ओवर ओशंस एंड डिसिपेट क्विकली ओवर लैंड और कोल्ड वाटर. तो वो जो हम पहले हमने पढ़ा तो सेम वही चीज. देन कोरोलिस इफेक्ट की बात करेंगे. द रिक्वायर्ड रोटेशन स्पिन इज इनिशिएटेड बाय द अर्थ रोटेशन, जिसको हम कोरोलिस इफेक्ट जनरली अपरेंट
फोर्स लगता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. दिस फोर्स इज जीरो एट इक्वेटर. दैट इज वाई साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म within 5 degree of the equator. Absence of South Atlantic and South East Pacific की अगर हम बात करेंगे तो cold ocean currents in the specific regions keep the water temperature below the critical threshold preventing formation. और obvious सी बात है कि यहाँ पे जब cold ocean currents होंगे तो tropical cyclones क्यों तो देखने को नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि they need warm या sea surface water चाहिए, तो cold वाटर की वजह से या कोल्ड करंट की वजह से आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी. तो इन समअप अगर मैं बात करूं, इन समरी या इन कंक्लूजन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एक हाईली लोकलाइज्ड टू वार्म ट्रॉपिकल ओशंस बेसिन्स में ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि सर्विंग एज क्लियर इंडेक्स फॉर स्पेसिफिक क्लाइमेट और ओशन कंडीशंस मेट ग्लोबली. तो ग्लोबल लेवल पे किस तरह से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, तो वो सब चीजें यहाँ पे ये डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंट चेंजेस आपको गवर्न होते हुए देखने को मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. तो यही सब चीजें आप यहाँ पे देखेंगे. आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. तो आज के सेशन के अंदर हमने 2018 और 2021 के PYQs को ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में हमने यहाँ पे सॉल्व किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें अंदर रहने वाली हैं, उन सब चीजों को जाना. तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम रिमेनिंग ईयर्स के ज्योग्राफी एस्पेक्ट के अंदर हम क्वेश्चंस को देखेंगे. तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.